So student, let us discuss matter waves. All right. So de Broglie, right? De Broglie बोलते हैं, लेकिन ठीक है. De Broglie suggested that a moving body behaves in certain ways as though it has a wave nature. ठीक है. तो हमने देखा है कि लाइट जो है, लाइट या जो फोटोन्स है, फोटोन्स हैव बोथ द मटेरियल नेचर, इट शोज मटेरियल नेचर, राइट. जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो इट शोज मटेरियल नेचर. और जब वी सी द डिफ्रैक्शन, राइट, डिफ्रैक्शन, तो उसमें हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन में इट शोज द वेव नेचर. सो इट शोज बोथ द नेचर, द पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर, मतलब इट शोज ड्यूअल नेचर. इसलिए हमने देखा है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, राइट. ये चैप्टर हमने पढ़ा है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मैटर, क्या मैटर भी, मैटर ऑलरेडी पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही करेगा, राइट. मैटर विल शो पार्टिकल नेचर, बट क्या मैटर भी ड्यूअल नेचर शो कर सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था साइंटिस्ट के आगे, जो भी फिजिसिस्ट हैं उनके आगे. इट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि वी नो दैट फोटोन्स दे शो ड्यूअल नेचर, राइट. दे शो द पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर. तो पार्टिकल नेचर के लिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, जिसमें फोटोन्स दे बिहेव लाइक पार्टिकल्स, दे स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे जस्ट किक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दे आल्सो बिहेव लाइक वेव्स. वो हमने डिफ्रैक्शन में हम पढ़ने वाले हैं जब हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दे शो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, दे शो ड्यूअल बिहेवियर. तो क्या मैटर भी ड्यूअल बिहेवियर शो करता है? तो मैटर ऑलरेडी पार्टिकल नेचर तो शो करता ही है. जैसे मान लीजिए एक बॉल है आपके पास, एक प्लास्टिक का बॉल है, तो वो प्लास्टिक का बॉल अगर मूव कर रहा है तो इट इज गोइंग टू शो पार्टिकल नेचर, बट डज, मतलब इज इट ऑल्सो गोइंग टू शो वेव नेचर? Is there any wave associated with that ball? So that is what we are going to study, and that was the very important topic at that time. So de Broglie suggested that a moving body behaves in certain ways. It will behave in certain way as if it also has a wave nature. As if it also has a wave nature. तो वो किस तरह से इस कंक्लूजन पे पहुंचे? तो उन्होंने ये दो इक्वेशंस यूज किया. एक तो मास एनर्जी का जो इक्विवेलेंस है गिवन बाय आइंस्टीन, E इक्वल टू mc स्क्वायर, अपना प्लैंक्स इक्वेशन E इक्वल टू hf h म्यू यानी hc बाय लैम्डा. तो ये दो इक्वेशंस को इक्वेट करके, राइट, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, m इंटू c को ले लिया हमने मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल हो, c की जगह अगर कोई दूसरा पार्टिकल भी होता, ठीक है, मतलब फोटोन की जगह कोई दूसरा पार्टिकल होता तो उसका मोमेंटम, और ये इंटू c इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. यहाँ से c और c कैंसिल हो गया, ये हो गया मोमेंटम. ये क्या हो गया? मोमेंटम, चाहे फोटोन हो चाहे कोई दूसरा पार्टिकल हो. तो दिस वी हैव टेकन एज अ मोमेंटम, ठीक है. तो यहाँ पे जो मोमेंटम इक्वल टू h बाय लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p. तो यहाँ से जो है ये जो लैम्डा आप देख रहे हो, तो लैम्डा इज द wavelength of the wave. Lambda is the wavelength of the wave associated with the particle or with the photon, right? तो इस तरह से de Broglie, he said that this equation, ये जो आप equation देख रहे हो, ये जो equation है, right, this equation is a completely general one. It is a completely general one. So हम लोग ये पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 is a completely general equation. मतलब it is even valid for the photons and also valid for any matter. ठीक है, ठीक है, it's valid for all, whether it is photon or whether it is any matter. तो मैंने बोला कोई प्लास्टिक बॉल है या इस तरह से, ठीक है. So the waves associated with moving particles are called as matter waves. ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझना है. The waves associated with the moving particles. The wave associated with the moving particles are called as the matter waves. They are called as matter waves. Okay, so this is a very important thing. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, और इसको एक चीज और है कि इसी को de Broglie वेवलेंथ भी कहते हैं.
तो डी, हम में से काफ़ी लोग इसको ब्रॉगली कहते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉय है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहा जाता है इसको, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या है? P is the linear momentum, ठीक है। P is the linear momentum of that particle. So P is the linear momentum. P is the linear momentum of the particle. तो आप चाहो तो P को mv लिख सकते हो। आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ mc लिया था। हाँ, c मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे फोटोन हो या कोई दूसरा हो, बस दिस इज द मोमेंटम। मोमेंटम यहाँ पे फोटोन कंसीडर, मोमेंटम ऑफ फोटोन या कोई पार्टिकल, तो यानी v की जगह आप c भी लिख सकते हो इफ यू कंसीडरिंग द फोटोन, ठीक है। सो दिस इज mv। तो यहाँ से आपको लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? h बाई mv। v जनरल है, अगर फोटोन है तो हम v की जगह c डाल सकते हैं, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, और अगर हम m को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई, तो यहाँ से अगर आप m को नीचे ले आओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर, और अगर आप दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो जिससे कि आप कह सकते हो ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं k कह देता हूँ, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, वो कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया है यहाँ से p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा 2mk, तो p क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2mk, ठीक है। तो आप यहाँ लैम्डा, जो कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv है, यानी h बाई p है मोमेंटम, यू कैन ऑल्सो राइट एट लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2mk। k इज द काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट। अगर मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? तो अपने पास है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2mk, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, राइट, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, इसकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेट अस कंसीडर इट इज सम q, और हमने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज qv, एक पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया अगर हमने, एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी k फाइनल माइनस k इनिशियल, दैट इज लेट अस से 0। सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? qv हो जाएगा, ओके। k इज इक्वल टू qv। आपको ये डाउट आ सकता है कि सर ये एक बार समझाइए वर्क डन, या आपने कैसे, तो मैं जस्ट समझा देता आपको। एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है q बाई v, ओके। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो होता है वर्क डन एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है W एक्सटर्नल बाई चार्ज। तो जो W एक्सटर्नल आएगा, राइट, W एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो आ जाएगा QV, और वर्क डन इलेक्ट्रिकल जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब वो आएगा माइनस QV, ठीक है, माइनस QV। लेकिन जो चार्ज यहाँ कंसीडर किया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो माइनस EV हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका EV, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हो जाएगा EV, यू कैन राइट इट दिस एज EV। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी EV, और इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहाँ से हमें वेवलेंथ मिल जाएगा h डिवाइड बाई अंडर रूट
2m k की जगह आप क्या लिखोगे, ev लिखोगे, ठीक है। और जब आप यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर दोगे, h का वैल्यू 6.62 × 10⁻34, mass of the electron is 9.1 × 10⁻31 kg, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप डाल दोगे 1.6 × 10⁻16 कूलम, सॉरी 10⁻19 कूलम। तो ये सारे वैल्यूज डालने के बाद राइट लैम्डा जो है वो v के टर्म्स में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो वो निकल कर आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय √v, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमने अप्लाई किया है उस इलेक्ट्रॉन, तो जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस उस इलेक्ट्रॉन को हमने भेजा है। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं किसी के लिए भी, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, किसी भी अल्फा पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल्स है उनके लिए इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स एट T केल्विन, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द गैस मॉलिक्यूल्स विच इज एट T केल्विन। तो गैस मॉलिक्यूल्स एट T केल्विन, तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा राइट वो होता है 3/2 kT। ये जो k आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है, खैर यहाँ पे आप इसको इस तरह से ध्यान में रखिए। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट T इज द टेम्परेचर, जो कि आपको केल्विन में लेना है, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आप कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको k मिल गया। अब आपके पास एक्सप्रेशन है लैम्डा का, वो कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m k, k इज द काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, जो भी यहाँ पे हम लोग गैस मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये बाद में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी बात हो रही है, राइट। 3/2 kT, k इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा h/√2mk, तो k की जगह आप डाल दीजिए 3/2 स्मॉल kt, ठीक है। ये कैपिटल K या स्मॉल k, कैपिटल K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एंड स्मॉल k इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया और आपको मिल गया लैम्डा का वैल्यू, वो मिल गया h/√3m स्मॉल k t, ठीक है। 3m स्मॉल kt एंड स्मॉल k इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैटर वेव्स। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन यूज्ड टू डिजाइन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इसका पहला एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है राइट, तो डी ब्रोगली आइडिया ऑफ अ वेव, जो ये हमने पढ़ा यहाँ पे मैटर वेव के बारे में, तो डी ब्रोगली आइडिया ऑफ अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, जो हमने देखा एक जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, दिस हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यूजिंग दिस वी हैव मेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसमें क्या होता है, अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड, ऑलराइट, अ बीम ऑफ fast moving electrons is used to get the जो भी हमें large magnifications चाहिए and to study the atomic structure. So this is a very important application, that is electron microscope. और दूसरा जो इसका application है वो है study करने के लिए quantization of the, so second one is quantization of the orbit, alright. So वो भी बहुत important है, quantization ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो जो ये वाला सेकेंड पोस्टुलेट mvr इक्वल टू nh/2π, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे अभी। ये बोहर्स पोस्टुलेट्स जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें एक है ये द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये किस तरह से आया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि ये ऑर्बिट है एक और इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, ठीक है।
तो हमें पता है कि बहुत सारे पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं और उसमें से कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स हैं और कुछ अनस्टेबल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो जो अनस्टेबल ऑर्बिट्स हैं, अनस्टेबल ऑर्बिट्स में क्या होता है, अनस्टेबल ऑर्बिट्स में एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और वो वहां पे ज्यादा समय तक रह नहीं सकते, दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। तो वो इसलिए अनस्टेबल ऑर्बिट से वापस किस में आ जाते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स में आ जाते हैं। तो स्टेबल ऑर्बिट्स में क्या होता है, स्टेबल ऑर्बिट्स में ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे जो है एनर्जी रेडिएट नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होता और इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल पोजीशन में रह सकते हैं और उसी ऑर्बिट में वो न्यूक्लियस के अबाउट घूम सकते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट्स में बेसिकली यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाता है। और हमने वेव्स चैप्टर में पढ़ रखा है कि स्टैंडिंग वेव में देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है वो लूप्स में कन्फाइंड हो जाता है, ठीक है। दो नोड्स के बीच में जो एनर्जी है वो उस दो नोड के बीच में ही कन्फाइन हो जाता है, वो ट्रांसफर नहीं होता। जो नॉर्मल वेव होता है, ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेकिन जो स्टैंडिंग वेव होता है, स्टैंडिंग वेव में द एनर्जी इज कन्फाइंड बिटवीन द नोड्स, राइट। वो वहां पे काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होता है लेकिन ट्रांसफर नहीं होता। तो ये स्टेबल ऑर्बिट होने के लिए यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का फॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो जो यहाँ पे मैटर वेव फॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहे हैं और स्टैंडिंग वेव फॉर्म करने के लिए तो यहाँ पे जितने भी इस तरह से जो लूप्स बनेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे लूप्स इस तरह से बनेंगे, तो थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए इस तरह से, ठीक है। मैं ऐसा कर देता हूँ, ओके। जो भी नंबर ऑफ यहाँ पे लूप्स बनेंगे तो वो इस तरह से होगा कि जो इसका रेडियस है, अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस कुछ r है तो वो हो जाएगा 2 पाई r, जो इसका टोटल सर्कमफेरेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, ओके। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, ऑलराइट। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का मतलब हो गया इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2n इंटू लैम्डा बाई 2, सो इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब इवन नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे तो ये जो स्टेशनरी वेव है वो स्टेबल रहेगा और परमानेंट रहेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा को हम लिख देंगे h बाई पी। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n, लैम्डा हो जाएगा h बाई पी, ठीक है। और h बाई p का मतलब, p मतलब mv, दैट इज n इंटू एच बाई mv, n इंटू एच बाई mv, ठीक है। तो यहाँ से आप mv को उधर ले जाओ, 2 पाई को इधर ले आओ, तो वो हो जाएगा mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, ठीक है। जो अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हम लोग पढ़ने वाले एटॉमिक फिजिक्स, वहाँ जब हम बोहर्स पॉस्टुलेट पढ़ेंगे तो बोहर्स पॉस्टुलेट में ये वन ऑफ द पॉस्टुलेट्स है, ठीक है, दैट द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो ये हमें बहुत यूजफुल, बहुत यूज आएगा। अब हम लोग जो है मैटर वेव्स, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, ऑलराइट।